Chemistry chapter number 9, derivation of the expression for the equilibrium constant Kc for the general reaction। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो है हमने लॉ ऑफ मैस सेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ मैस सेक्शन में हमने जो है वो ये देखा था कि अगर हमारे पास ए और बी जो हैं वो दो रिएक्टेंट्स हैं, इनको मिलाने से हम लोग सी और डी बना रहे हैं, तो हमारे पास के सी की एक वैल्यू आ जाती है विच इज़ इक्वल्स टू सी डी ओवर ए बी। ठीक है, अब उस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें ना, तो उस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट का नाम देते हैं, प्रोडक्ट ऊपर आती है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे आते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है एक जनरल इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन लिए, एग्जाम्पल के जरिए भी हम लोग इसको समझेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ लग जाएगी। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ना डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं जिनके साथ में उनको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। जैसे कि 9th क्लास में भी आपने कुछ इक्वेशंस बैलेंस की होंगी, 8th क्लास में भी। तो बैलेंस करने से हम लोग जो है वो उनके साथ उनकी मोलर कंसंट्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ की डेफिनेशन जो लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन की स्टेटमेंट दी थी वो ये ली थी कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग जो है वो रिएक्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिस रेट में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अब ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या स्मॉल डी मैंने इनके साथ लगाए हैं, ये है इनकी मोलर कंसंट्रेशंस। ठीक है, कि इस रिएक्शन के अंदर ए जो है वो कितना यूज हो रहा है, स्मॉल ए यूज़ हो रहा है, इतनी कंसंट्रेशन या इतनी उसकी जो क्वांटिटी है वो यूज़ हो रही है। बी की कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, स्मॉल बी यूज़ हो रही है। सी की कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, स्मॉल सी हो रही है। डी की कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, स्मॉल डी हो रही है। तो अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए कि जिनके साथ यहाँ पे कुछ नंबर्स लगे हों, ये नंबर्स लगे होते हैं 1 2 3, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं 2 3, मतलब इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है ये नंबर्स लगा देते हैं। तो अगर ये नंबर्स यहाँ पे लगे होंगे तो फिर हम लोग इनके लिए केसी की वैल्यू किस तरह से लिखेंगे। तो इस चीज़ की पहले स्टेटमेंट ये आती है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। कि आपके पास यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। कि इस रिएक्शन करवाने के लिए हमें ये जो रिएक्टेंट ए है इसके स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, बी के स्मॉल बी चाहिए, सी के स्मॉल सी चाहिए, डी के स्मॉल डी चाहिए। तो फिर हम लोग इन नंबर ऑफ मोल्स को केसी में रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे, उनको रिप्रेजेंट करवाएंगे बाय द पावर के जरिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहूँ, जैसे कि लास्ट टाइम लॉ ऑफ मैस सेक्शन में लिखा था, सेम टू सेम वैसे ही कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगा, के एफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब ए के ऊपर मैंने स्मॉल ए लगा दिया, उसकी पावर जितनी इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे ए के वो इसके ऊपर आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स बी के होंगे वो बी के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो के आर, सी के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पे ऊपर आ गए, डी के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पे डी के ऊपर आ गए। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग जानते हैं रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड की वैल्यू, रिवर्स की जगह रिवर्स की वैल्यू। के आर को इधर ले जाएंगे और ए बी को इधर ले आएंगे। ये आपने याद रखना है कि के एफ हमेशा ऊपर आना चाहिए, के आर जो है वो नीचे आना चाहिए, फिर ये के सी के बराबर होता है। और के सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी की पावर सी, डी की पावर स्मॉल डी, ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिखी आ जाती है तो उस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को हम लोग पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे। इस चीज़ को अब हम लोग जो है वो एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। कि यहाँ पे देखें मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहली एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की फार्मेशन करवा रहे हैं। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं इसके, यहाँ पे इसके 2 एटम्स हैं और यहाँ पे इनको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया ताकि मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकूँ। अब जब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूँगा तो ये आ जाएगा के एफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लगा हुआ, जो ये 2 और ये वाले 2 हैं ये इनके मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है। इनके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स अगर आएंगे तो वो इस साइड में हम लोग जो है वो उनको बड़ा करके लिखेंगे। अब इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखूँ तो के आर एन ओ। अब एन ओ के ऊपर मैंने जो है उनकी पावर 2 लगा दी। पावर 2 क्यों लगाई, क्योंकि एन ओ के साथ क्या था यहाँ पे 2। और जब के सी की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर आएगी, रिएक्टेंट्स की वैल्यू
नीचे आएगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल को समझ लेते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा के नाइट्रोजन के 2 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 3 2 6, तो यहाँ भी 6 करने पड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं था, मैंने उसकी पावर कुछ भी नहीं लगाई, हाइड्रोजन की पावर जो है वो यहाँ पे 3 आ जाएगी और अमोनिया की पावर जो है वो यहाँ पे 2 आ जाएगी। और जब केसी की वैल्यू लिखेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर आएगी, रिएक्टेंट्स की वैल्यू नीचे आएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द केसी विद रिस्पेक्ट टू देयर द मोलर कंसंट्रेशन के नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से आप लोग जो है वो केसी की वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाएं, और उसके बाद आपने जो है वो 2 एग्जाम्पल्स में साथ में बता दी है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट एन आउट ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो सिर्फ आपने केसी की वैल्यू निकालनी है जो सी डी ओवर ए भी है। ठीक है, और अगर आता है कि आपने जो है वो केसी की वैल्यू निकालनी है विद देयर मोलर कंसंट्रेशन, तो फिर आपने जो है वो उनके साथ उनकी मोलर कंसंट्रेशन लगा के, जैसे कि अभी हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा है, ये सारा टॉपिक जो है वो फिर इस लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा।